हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डी एन एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं। और कमर आप लोग कस लो, दोनों पेपर का डेट लगभग दे दिया है। बिहार पुलिस और बिहार एसएससी और एनटीपीसी का ऑलरेडी पहले से डेट प्रस्तावित है, एग्ज़ाम हो जाएगा। आज हम आपको पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट, जो लगातार पॉलिटी का सेगमेंट दे रहे थे, उसके आगे हम बताएंगे। आगे है आपका प्रधानमंत्री। चल रहा है हम लोगों का भाग 5, संघ का शासन, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित बात हम लोग करेंगे। तो कार्यपालिका से संबंधित बात हम लोग कर चुके हैं। अब बात आएगा विधायिका से संबंधित बात, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का तो खैर पहले बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वह, एक बात जानो, नामात्र का कार्यकारी प्राधिकारी या नामात्र का अधिकारी राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी या वास्तविक कार्यकारी होते हैं। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देगा। अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री, और 163 के तहत क्या, 163 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता देगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कार्यों को निष्पादन में सहायता और सलाह देगा। इसका उल्लेख किस में है? तो प्रधानमंत्री का है 74 में और मुख्यमंत्री का है 163 में। ठीक वैसा ही अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोनों को रिलेट करके आज हम लोग पढ़ेंगे। आज कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। देखो आ जाओ। अनुच्छेद 77 और 165, व्यवसाय का संचालन संघ या राज्य करता है। व्यवसाय का संचालन संघ या राज्य करता है। किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। 77 के तहत संघ करता है व्यवसाय का संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और 165 करता है, राज्य करता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। आओ 78 देखते हैं। अनुच्छेद 78, मंत्रियों द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ठीक वैसा ही 167 है कि मंत्रियों द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा और 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट आओ देखते हैं। यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य मंत्री। क्या? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य मंत्री। अब देखो, पहला 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा पीएम, सीएम सहित सीओएम की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि कुल मंत्रियों की संख्या कुल सीटों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। अब मान लीजिए यहाँ देखो 243 है बिहार का, इसका 15% कितना हो गया? 15% का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10% ऐसे ही 25 हो गया, अब 5% आपका 12, माने 36 मंत्री बिहार में अधिकतम हो सकते हैं। अब ऐसा ही अगर सेंट्रल की बात होगा तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 और इसका 10%, तो 54 ऐसे हो गया 55 और 27, मतलब 82 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं।
ये कब से? 2003 के बाद यह प्रक्रिया लागू कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। अब देखो, कोई भी सदस्य दल बदल के आधार पर आयोग घोषित किया जाता है, वह मंत्री नियुक्त होने के लिए भी आयोग होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति मंत्री के पद पर है और दूसरे दल में चला जाए तो वह मंत्री भी छोड़ देगा, या कोई व्यक्ति दूसरे दल से सत्ता दल के दल में आ जाए तो वह मंत्री भी प्राप्त कर लेगा। अब देखो, सभी मंत्री राष्ट्रपति या राज्य के सभी मंत्री राज्यपाल के इच्छा अनुसार या इच्छा पर्यंत पद पर धारण करेंगे या उसी के इच्छा अनुसार रहेंगे। अब देखो, राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अब देखो, जो मंत्री परिषद होगा वह राज्य के लोकसभा, केंद्र की लोकसभा होना चाहिए, संघ की लोकसभा और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अब थोड़ा सा यहाँ और बात समझो कि जैसे मंत्री जो होगा यह राज्य स्तर पर किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा के। और लोकसभा बोले तो संघ स्तर पर ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक। अब देखो, कोई मंत्री जो लगातार 6 माह तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है, उस अवधि के समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति है लगातार 6 माह तक किसी सदन का सदस्य बने बिना मंत्री रहे तो मात्र 6 महीने तक वह मंत्री पद पर रह सकता है, उसका वेतन भत्ते भी प्राप्त होंगे। अब देखो, संसद भाग 5 अनुच्छेद 79 to 122। अब थोड़ा सा इसके पहले वाला एक बार और देख ले, उसमें क्या पढ़े थे हम लोग? प्रधानमंत्री पढ़े थे और मंत्री परिषद पढ़े थे। अब देखो, थोड़ा सा एक और बात ध्यान रखना, मंत्रियों के वर्ग या स्तर है ना। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, और कौन होते हैं भाई? राज्य मंत्री, और कौन होते हैं भाई? तो उप मंत्री। तीनों होते हैं ना। अब देखो, कैबिनेट मंत्री से मिलकर बनता है मंत्रिमंडल बनता है, जिसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। यह विभाग का अध्यक्ष होता है। जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं विभाग का अध्यक्ष होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। ये अपने विभाग के अध्यक्ष नहीं होते हैं, लेकिन कैबिनेट स्तर के मंत्री को सपोर्ट करते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री को सपोर्ट करते हैं। अब देखो, लेकिन एक इसमें तथ्य है कि यदि स्वतंत्र प्रभार के हैं तो समझ जाइए कि वह विभाग का अध्यक्ष होगा। विभाग का अध्यक्ष होंगे। अगर स्वतंत्र प्रभार के हैं तब, यानी कि वह विभाग किसी दूसरे को नहीं आवंटित किया गया, नहीं दिया गया है, तब उप मंत्री भी मंत्री मंडल में भाग नहीं लेते हैं। यह कैबिनेट स्तर के मंत्री को सपोर्ट करते हैं। कैबिनेट के मंत्री को सलाह देते हैं। क्या करते हैं? सलाह देते हैं। अब देखो, थोड़ा सा
कैबिनेट मंत्री केवल मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो कैबिनेट स्तर का मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है, वह मंत्रिमंडल में भाग ले सकता है। राज्य मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री को सपोर्ट करता है, सलाह देता है, यह मंत्रिमंडल में भाग नहीं ले सकता है। उप मंत्री मंत्रिमंडल में भाग नहीं ले सकता है, कैबिनेट के मंत्री को सलाह देता है। लेकिन राज्य मंत्री यदि स्वतंत्र प्रभार का है तो विभाग का अध्यक्ष होंगे और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेंगे। अब देखो थोड़ा सा ध्यान लगाना। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इस सभी को मिला के बनता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्री परिषद। लेकिन केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री को मिला के बनता है मंत्रिमंडल। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आओ देखते हैं अब संसद देखा जाए। संसद है, संसद देखते हैं। अब ये है कि भाग 5 में है, ये है अनुच्छेद 79 से लेकर 122, 79 से लेकर 122 तक। अब देखो, संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, केंद्र सरकार का विधायी अंग है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक इसका उल्लेख है। देखो, हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा 1954 में अपनाया गया। बहुत बढ़िया फैक्ट वाली बात। लोकसभा और राज्यसभा हिंदी नाम 1954 में अपनाया गया। राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। देखो, राज्यसभा किसका नेतृत्व करता है? भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस साफ स्पष्ट हो गया कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता भाग लेती है, इसमें अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है और चुन के भेजती है। क्लियर? और नेक्स्ट देखा जाए लोकसभा और राज्यसभा। देखो, लोकसभा में बताया जाता है कि अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकता है, जिसमें 530 राज्य से और 20 संघ राज्य क्षेत्र से। वर्तमान में सदस्य संख्या 543 है, जिसमें 524 राज्य से और 19 केंद्र शासित प्रदेश से। क्या है? 524 राज्य से और 19 केंद्र शासित प्रदेश से। 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया मतलब इसको हटा दिया गया है, अब यह प्रावधान नहीं है। अब देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाते हैं। लोकसभा के जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग इसमें लेती है। क्लियर? यह कोई सतत कक्ष नहीं है। पहली बार लोकसभा गठित हुई थी 17 अप्रैल 1952 को। कब गठित हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मलवंकर है। क्लियर? अब आओ राज्यसभा पर। राज्यसभा के बारे में कहा जाता है कि अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकते हैं, जिसमें 238 राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्र से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो 12 होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कैसे सदस्य मनोनीत होते हैं? तो जिनका विशिष्ट ज्ञान हो, किसमें? साहित्य में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में
समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में तो वैसे लोगों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में प्रेजेंट टाइम वर्तमान में कितना सदस्य संख्या है? 245। कितना है? 245। देखो यहाँ 245 है, बिहार का 243 है विधानसभा, भूला मत जाना। इधर का उधर बता देते हो आप लोग, उधर का इधर बता देते हो। देखो नहीं बताना है ऐसे। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245, जिसमें 225 राज्यों से और 8 संघ शासित प्रदेशों से और प्लस 12 कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा नामित। हो गया 245। इसमें पूछता है कि 245 में कितने का इलेक्शन होता है? तो 233 लोगों का इलेक्शन होता है। 225 राज्यों से 8 संघ शासित क्षेत्रों से तो हो ना गया 225 और 8 35। बाकी 12 को समझिए कि साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड, मनोनीत होते हैं। देखो केवल दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। 8 गो यूटी है जिसमें 3 ही है, बाकी 5 गो नहीं है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा इसका चुनाव होता है। राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। दोनों क्या हुआ? सेम सेम। दोनों क्या हुआ? सेम सेम। नेक्स्ट आओ, अब देखना इसको। संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देखना। अब देखना 79, इसमें संसद का गठन किया गया है, संसद के बारे में बताया गया है। 79 के तहत संसद के अंग कितने होते हैं और सदन कब होता है? तो अंग जो होता है वो होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये संसद 79 के तहत। सदन के बात होगा तो सदन 2 होते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ये सदन हो गया। उच्च सदन बोले तो राज्यसभा, निम्न सदन बोले तो लोकसभा, जनता का सदन बोले तो लोकसभा और राज्यों के परिषद का सदन बोले तो राज्यसभा। अब देखो अनुच्छेद 80 में कहा गया कि राज्य परिषद की संरचना की जाएगी, वही राज्य परिषद राज्यसभा। 81 में कहा गया लोकसभा की संरचना की जाएगी। 80 में क्या है? राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा है। लोकसभा 81 में है। देखना, ध्यान देना। 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन यानी परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। परिसीमन आयोग कहते हैं जहां क्षेत्र सीमा का परिवर्तन करके लोकसभा बनाया जाता है। अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि क्या होती है? संसद के सदनों की अवधि तो लोकसभा का माना जाता है 5 साल और राज्यसभा का माना जाता है 6 साल। लेकिन लोकसभा अस्थायी नहीं है, राज्यसभा अस्थायी है। लोकसभा अस्थायी इसलिए नहीं है कि वह जब तक मंत्रिपरिषद है, बहुमत में सरकार है तो बनी रहेगी, और जैसे गिरेगी बहुमत, मंत्रिपरिषद धराम, लोकसभा भी कभी भी गठन हो जाएगा, लोकसभा फिर से चुनाव में आ जाएगा। लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसमें किसी प्रकार का विघटन का बात नहीं किया गया है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट आओ, अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए योग्यता। 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये कौन करता है? राष्ट्रपति। 86 में है सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 में है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। 87 VVI, ये VVI है, ये पूछता है। अनुच्छेद 88 में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकारों का विधानसभा सदनों द्वारा सम्मान किया जाता है। अब देखो
अनुच्छेद 88 में हो गया। अनुच्छेद 89 में है राज्य परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्य परिषद के अध्यक्ष ये बोले तो राज्यसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं राज्य के सभापति के रूप में और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, त्याग पत्र देना और पद से हटाया जाना। अब इधर देखो, लोकसभा को बोला जाता है निचला सदन और राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। अनुच्छेद 86 के फर्स्ट के तहत बताया जाता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों को, राष्ट्रपति किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं और उस उद्देश्य के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 87 के फर्स्ट में क्या कहा गया है? आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में, कब? जैसे आम चुनाव बीते और सत्र प्रारंभ हो, हम बताएंगे सत्र कितना होता है, कब कब होता है। प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को दोनों सदनों संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य है कि कार्यवाही मतदान के बिना बोलने और भाग लेने का अधिकार है। मतदान के बिना यानी कि मतदान देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बोलने और भाग लेने का अधिकार है। नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं क्या है। देखो अगला है अनुच्छेद 91 है। 91 में कहा गया उप सभापति की शक्तियां और कर्तव्य। उप सभापति, अभी वर्तमान में पूछा जाए आपसे उप सभापति कौन है, कमेंट करके बताओ जल्दी। भारत के राज्यसभा के उप सभापति कौन है, बताओ, कमेंट करो। अनुच्छेद 92 में है अध्यक्ष और उप सभापति को हटाने का प्रस्ताव के दौरान अध्यक्षता न करना। 93 आ गया लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 93 आ गया लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, ये कमेंट करके खट कर बताओ। अनुच्छेद 94 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्याग पत्र देना और पद से हटना। यानी कि अध्यक्ष जब इस्तीफा देगा तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष इस्तीफा देगा अध्यक्ष को देगा, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, इसके लिए भी कंडीशन है। देखो पार्टिकुलर होगा तो हम बताएंगे इसको। अनुच्छेद 95 है उपसभापति की शक्ति और कर्तव्य। 96 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय अध्यक्षता न करना। अनुच्छेद 99 है शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ और प्रतिज्ञान राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा। अब देखो अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान। रिक्तियों के बावजूद सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। गणपूर्ति होता है कि टोटल सदस्य का 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। अब देखो गणपूर्ति, पीठासीन अधिकारी सहित सदन के कुल सदस्यों का न्यूनतम 10वां हिस्सा भी बताया हूँ मैं, न्यूनतम 10वां हिस्सा गणपूर्ति कहलाता है। यदि गणपूर्ति नहीं हुई है पीठासीन अधिकारी बैठक स्थगित कर देते हैं। मतदान पहली बार में वोट डालना, मतदान का मतलब होता है पहली बार में वोट डालना। अनुच्छेद 101 क्या है, सीटों की रिक्तता, कितना सीट खाली है, कितना सीट लोकसभा में, कितना सीट राज्यसभा में, इसका ज्ञापन देना बताना। अब देखो 101 अनुच्छेद 101 क्या है, सीटों की रिक्तियाँ। 102 में क्या है, सदन के किसी भी सदन से सदस्य की अयोग्यता की शर्तें। 105 में क्या है, संसद के सदन और सदस्यों तथा समिति की शक्तियां और विशेष अधिकार आदि। अनुच्छेद 106 में है वेतन एवं भत्ते। किसके वेतन और भत्ते? वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 में विधेयकों के प्रस्तुतिकरण और पारित करने के संबंध में प्रावधान। 108 में संयुक्त बैठक। देखो संयुक्त बैठक, ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक मनी बिल। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है और बताया गया कि धन विधेयक का एकमात्र अधिकार किसको है? लोकसभा को है। राज्यसभा इस पर सलाह दे सकता है, विशेष कुछ इस बार नहीं कर सकता है। 111 विधेयकों की स्वीकृति है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, हालांकि बजट का उल्लेख नहीं है। 113 क्या है,
113 है प्राक्कलन के संबंध में संसद में प्रक्रिया। प्राक्कलनों के संबंध में प्राक्कलन समिति होती है संसद की, बताएंगे अभी हम। अनुच्छेद 114 क्या है? विनियोग विधेयक या अनुदान की मांग, या अनुदान की मांग। और थोड़ा सा इसको देखते हैं। दोहरी सदस्यता, कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता है। अयोग्यता क्या होगा? यदि संसद का कोई भी सदस्य संविधान में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है तो उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। माने एक व्यक्ति जैसे राज्यसभा है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और जीत गया तो उसे एक सीट छोड़ना पड़ेगा। नियम यह है कि जो पहले से आप जिस पद पर है उस पद को त्याग दीजिए और नई में जो नई में जो आपको पद मिला है उसे ग्रहण कर लीजिए, उसके साथ शपथ ले लीजिए। त्याग पत्र, सदन के पीठासीन अधिकारी को अपना त्याग पत्र देना। अनुपस्थिति, बिना अनुमति के 60 दिन से अधिक अगर अनुपस्थिति रहिएगा 60 दिन 2 महीना तो आपके पद का रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन 2 महीना नहीं, 60 दिन होता है। 60 दिन कार्यवाही दिवस जो होता है, कार्यवाही दिवस 2 महीना ही नहीं होगा, इसलिए सैटरडे संडे होता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। नेक्स्ट आओ, 115 में क्या है? अनुपूरक या अतिरिक्त या अति अनुदान। 116 है लेखानुदान, ऋणानुदान और असाधारण अनुदान। 117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। वित्तीय विधेयक फाइनेंस बिल के संबंध में है विशेष प्रावधान। 118 प्रक्रिया के नियम। 119 क्या है? वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून का विनियमन करना। 120 में क्या है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आपको जिस भाषा में बोलना है उस भाषा में संसद में जाके बोलिए, उसको कन्वर्ट करके आपको दूसरे भाषा में, जिस भाषा में समझने वाले होंगे अधिकारी, उसमें बताया जाएगा। हालांकि 120 के तहत संसद की भाषा अंग्रेजी और हिंदी है, लेकिन अपने लोकल लैंग्वेज में भी जाकर आप भाषण दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। 122 में क्या है? अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगी। अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगी। 123 में क्या है? संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? प्रेसिडेंट को है, राष्ट्रपति को है। अब देखो योग्यता, राज्यसभा एक सतत कक्ष या अस्थायी निकाय है। वह तो केवल था, फॉर्मेट था, आपको यहाँ से यहाँ तक रटना है, याद करना है। अब थोड़ा सा डेप्थ में जाकर थोड़ा सा इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। इसके 1/3 हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं। तो जाहिर सी बात है यह पद खाली नहीं होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह अस्थायी सदन है, इसमें विघटन की प्रक्रिया नहीं होती है। राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा एक सतत सदन नहीं है, इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, यदि भंग न हो तो। अब यदि भंग नहीं हो, बीच में सरकार अगर पलटी न मार दे तो 5 वर्ष, अगर पलटी मार दिया तो कम जाएगा। आपातकालीन स्थितियों में अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन समाप्त होने के बाद इसे 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। दोनों पॉइंट नोट करने वाली है। आपातकाल की स्थितियों में इस अवधि को, यानी लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 5वीं लोकसभा को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1975 से लेकर 76 में यह कार्य किया गया था। 76 से 77 कर दिया गया था 5वीं लोकसभा कार्यकाल को। नेक्स्ट आओ, अब इसका देखो, अयोग्यता, किसी लाभ के पद पर आसीन होना, यह अयोग्य समझा जाएगा। मानसिक विकार से पीड़ित होना, यह अयोग्य समझा जाएगा। अनुमोदित दिवालिया होना, रुपया लेकर भाग जाना, अयोग्य समझा जाएगा। भारत का नागरिक नहीं होना, तो विदेशी थोड़े लड़ेगा जी इसमें। दल बदल के आधार पर 91वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत योग्यता के संबंध में निर्णय लिया गया। निर्णय कौन देता है? डिसीजन कौन लेता है? पीठासीन अधिकारी। कौन लेता है? पीठासीन अधिकारी। हालांकि निर्णय न्यायिक समीक्षा की हो तो इसका निर्णय होता है, लेकिन दल बदल के आधार पर अगर है तब देखो क्या क्या होगा। स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता त्यागना, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करना, यह मतदान से दूर रहना।
स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है। ये नियम है। निर्दलीय जो जीता है किसी भी पार्टी में जा सकता है। मनोनीत सदस्य 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप 2 या 2 से अधिक का कारावास हो। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा 2 या 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो। उस समय यह एक अधिनियम आया था, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं। इसमें संसद का सदन और सदस्यों तथा समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सत्र होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद में कही गई किसी बात या मतदान के संबंध में किसी भी संसद के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष की तरह राज्यसभा के सभापति भी प्रथम दृष्टया वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन वोट बराबर होने की स्थिति में वोट दे सकते हैं। जब लोकसभा का अध्यक्ष जब वोट बराबर हो जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो दोनों की स्थिति में वोट दे सकते हैं। जब बराबर होगा तो अब वैसे ही राज्यसभा के भी सभापति होते हैं। हालांकि वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन जब बराबर की स्थिति होती है तो अपना वोट दे सकते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार इन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट आओ, संयुक्त बैठक। 3 मामलों में रुकावट उत्पन्न होता है। एक, यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तब संयुक्त बैठक की बात की जाती है। मतलब लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में पेंडिंग, संयुक्त बैठक बुलाओ। यदि दोनों सदन विधेयक में किए गए संशोधनों में असहमत हो, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीख से 6 माह से अधिक समय बीत गया हो और विधेयक दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया गया हो, इस समय भी संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया गया। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संवैधानिक संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक के कोई प्रावधान नहीं है। जब संविधान के संशोधन के मामला जब होगा तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, नहीं जरूरत है संयुक्त बैठक की। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। देखो, अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति। यदि उपसभापति भी न रहे तो संयुक्त बैठक से अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। संयुक्त बैठक 3 बार अभी तक हुआ है। एक बार कब? दहेज निषेध विधेयक 1980, बैंकिंग सेवा संचार विधेयक 1977, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002। नेक्स्ट आओ, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो धन विधेयक हम बताए थे अभी आपको, अनुच्छेद 110 में है। ये विशेष प्रक्रिया क्या है? देखो, राष्ट्रपति की सिफारिश पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति विधेयक को सिफारिश के लिए वापस नहीं कर सकते। ये धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। अभी बताएं हम, धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। लोकसभा राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के लोकसभा को वापस करना होगा, लेकिन यह धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित राज्यसभा नहीं कर सकती है। यदि लोकसभा सिफारिश स्वीकार कर लेती है, संशोधित रूप में दोनों विधेयकों द्वारा पारित मान ली जाएगी। दोनों विधेयकों में यह विधेयक पारित मान ली जाएगी। यदि राज्यसभा 14 दिन में विधेयक वापस नहीं करती है, माने 14 दिन रोक के रखता है, तब विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में वह राज्यसभा पारित किया था। नेक्स्ट आओ, धन विधेयक की परिभाषा। कराधान, सार्वजनिक व्यय जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित है। लोकसभा का अध्यक्ष एक निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या
नहीं। नेक्स्ट आओ, राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, वह विधेयक पर अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं। वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। हालांकि अगर विधेयक संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के फिर से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देनी होगी। नेक्स्ट आओ, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ। देखो, अत्यंतिक वीटो हम बताए भी थे, निलंबकारी वीटो, जेबी वीटो और योग्य वीटो। इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। भारतीय राष्ट्रपति को जेबी वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा गहरी है। संवैधानिक संशोधनों के मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब आओ, संसद से संबंध, अब एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ पर। हालांकि जब राष्ट्रपति का वीडियो बनाए थे तो उसमें बताए थे कंप्लीटली कि राष्ट्रपति के पास वीटो कितना है। तो अत्यंतिक वीटो है, अत्यंतकारी, संसद द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति रोक देना, माने संसद द्वारा पारित विधेयक है उसको स्वीकार करने से रोक देना। निलंबकारी वीटो, विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेजना। जो आपके पास गया है, राष्ट्रपति के पास जो विधेयक गया है सिग्नेचर करने के लिए, उसको तुरंत बैक कर देना। जेबी वीटो, संसद द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करना। ज्ञानी जैल सिंह इसका प्रयोग किए थे। योग्य वीटो, भारत राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध है। अब नेक्स्ट आओ, संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं। अब देखो, सत्र बुलाना, किसका काम है सत्र बुलाना? राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बुलाते हैं, एक बात जान लो, लेकिन अध्यक्षता नहीं करते हैं। सत्र सदन की पहली बैठक और उसके पूरे होने के बीच की अवधि होती है। सत्र मतलब सेशन। दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना से अधिक का समय नहीं हो सकता है। आमतौर पर एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, जिसमें बजट सत्र फरवरी से मई, अभी बताते हैं हमें बजट सत्र, अभी देख लीजिए थोड़ा सा। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। स्थगन, संसद की बैठक को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगन के माध्यम से विनिर्दिष्ट या निर्दिष्ट समय के लिए समाप्त कर दिया जाना स्थगन कहलाता है। अब देखो, संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, माने अनिश्चित काल के लिए स्थगन, सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देना। 17वां शान, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सत्र की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा करना। आधिकारिक समाप्ति की घोषणा करना किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। विघटन, केवल लोकसभा ही भंग की जा सकती है, इससे मौजूदा सदन का जीवन ही समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा का विघटन हो जाता है और राज्यसभा का नहीं होता है। लेम डॉक सेशन, देखना ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत तथ्य वाला बात है। लेम डॉक सेशन, मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र। संसद में भाषा, संविधान ने संसद में कामकाज निपटाने के लिए हिंदी और अंग्रेजी को भाषा घोषित किया है, हम बताए भी थे। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए अनुमति दे सकता है। और देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, कहीं भी पूरे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। भारत की संचित निधि में 2 प्रकार के व्यय होते हैं। एक होता है भारत की संचित निधि पर प्रभारित राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के वेतन के कारण मतदान योग्य नहीं है। ये इन सभी के वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। और भारत की संचित निधि से निर्मित केवल लोकसभा में मतदान योग्य। ठीक, अब देखो, प्रश्नकाल, संसदीय बैठक का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। अब देखो, सदस्य प्रश्न पूछते हैं, मंत्री उत्तर देते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर
देते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो, तारांकित प्रश्न, तारा लगाकर, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना पत्र प्रश्न। अब देखो, तारांकित प्रश्न, मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। मौखिक उत्तर बोले और सुने और बता दिए, तथा पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अतारांकित प्रश्न, इसके लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। एक मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है तारांकित प्रश्न में, और एक लिखित आवश्यकता उत्तर की आवश्यकता होती है अतारांकित प्रश्न में, तथा पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आओ, अल्प सूचना प्रश्न, मौखिक रूप से उत्तर दिया गया तथा 10 दिन से कम की अल्प सूचना पर पूछा गया, उसको क्या कहते हैं? अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। शून्यकाल, संसद के पास अविलंबनीय लोक महत्व के विभिन्न मामलों को उठाने के लिए उपलब्ध अनौपचारिक युक्ति है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को, या जो शुरू होता है और दिन की कार्यसूची तक चलता है, उन्हें शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट आओ, स्थगन प्रस्ताव, अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामलों को और सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है अविश्वास प्रस्ताव, VVI है। क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। देखना, केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है, किसी व्यक्ति मंत्री समूह के विरुद्ध नहीं, पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपके पास विश्वास है यानी बहुमत है या नहीं। इसीलिए लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यदि यह पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, सरकार यहाँ तक गिर भी जाएगी। अब देखो, निंदा प्रस्ताव, सरकार के कुछ नीतियों को अस्वीकार करने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। इसे स्वीकृत किए जाने के कारण बताने की आवश्यकता होती है। किसी एक मंत्री या मंत्रियों को समूह के विरुद्ध लाया जा सकता है। मंत्रिमंडल को पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अब आओ, धन्यवाद प्रस्ताव भी होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद पहले सत्र को संबोधित करते हैं धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से। मतदान के लिए यह रखा जाता है। प्रस्ताव पारित होना चाहिए, अन्यथा यह सरकार की हार होगी। व्यवसाय का प्रश्न होता है, लघु अवधि चर्चा होती है, प्रोटेम स्पीकर का रोल होता है, कोड़ा होता है। अब देखो इसमें एक एक करके, व्यवस्था का प्रश्न, सॉरी व्यवसाय बोल देते हैं, व्यवस्था का प्रश्न, जब सदन की कार्यवाही में प्रक्रिया के सामान्य नियम का पालन नहीं किया जाता है तब सवाल उठता है व्यवस्था का प्रश्न। लघु अवधि की चर्चा, 2 घंटे की चर्चा होती है लघु अवधि की चर्चा। प्रोटेम स्पीकर, राष्ट्रपति नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा के एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है, शपथ भी दिलाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। कोड़ा, राजनीतिक पार्टी द्वारा नियुक्त होते हैं कोड़ा। कला, सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, किसी विशेष मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में समर्थन प्राप्त करना। नेक्स्ट आओ, सार्वजनिक विधेयक, निजी विधेयक, 2 विधेयक के प्रकार होता है। देखो, सार्वजनिक विधेयक संसद में किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। सार्वजनिक विधेयक सदन में इसे प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन की सूचना की आवश्यकता होती है। निजी विधेयक देखो, किसी मंत्री के अलावा संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सदन में इसे पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस देना आवश्यक होता है। 1 महीने का नोटिस देना आवश्यक होता है, तब जाके यह निजी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। आप देखो, साधारण विधेयक होता है, वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित। धन विधेयक होता है, कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामले से संबंधित। वित्तीय विधेयक होता है वित्तीय मामलों से संबंधित, लेकिन धन विधेयक से भिन्न। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित विधेयक। फंड के प्रकार, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के फर्स्ट, और भारत का सार्वजनिक लेखानुदान अनुच्छेद 266 के 2। अब देखो, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व कहाँ इकट्ठा होता है? संचित निधि में। भारत का सार्वजनिक लेखानुदान
CFI में जमा किए गए धन के अलावा सभी सार्वजनिक धन यहीं जमा किए जाते हैं। व्यय के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। भारत की आकस्मिक निधि 1950 में गठित हुआ था। अनुच्छेद 267 अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा गया है, जिसका नियंत्रण राष्ट्रपति की ओर से वित्तीय सचिव द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वित्तीय सचिव द्वारा किया जाता है। एक टिप्पणी देख लो, कैग एक स्वतंत्र प्राधिकार है जो भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक लेखा की रिपोर्ट का लेखा परीक्षण करता है। कैग ये सबकी जांच करने का दायित्व का निर्वहन करता है। नेक्स्ट, संसदीय समिति, संसद द्वारा नियुक्त किया गया निर्वाचित अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत। एक होता है इसमें अस्थायी समिति, दूसरा होता है तदर्थ समिति या एडहॉक कमेटी। अस्थायी मतलब प्रत्येक वर्ष या समय समय पर गठित निरंतर आधार पर कार्य करती है। ये अस्थायी मतलब प्रत्येक वर्ष इसका गठन होता है। अस्थायी होता है कि अस्थायी होती है, उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा होने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। अब देखो महत्वपूर्ण संसदीय समितियां, पहले देख लो प्राक्कलन समिति है। ये जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में गठित की गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा के होते हैं। कितना सदस्य होते हैं? 30, और सभी लोकसभा के ही होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव हर साल होता है। मंत्री सदस्य इसमें नहीं हो सकते हैं। इनका कार्य क्या है? बजट की जांच कराना तथा सार्वजनिक व्यय की मितव्ययिता पर सुझाव देना। ये प्राक्कलन समिति है। आप देखो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1954 में इसका गठन किया गया। 1964 में गठन किया गया। संरचना इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करना इस सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का मुख्य कार्य है। अब देखो लोक लेखा समिति, एक प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई। इसकी संरचना में होते हैं 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 1 वर्ष के लिए यह निर्वाचित होता है। मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसका अध्यक्ष की नियुक्ति जो होता है वह लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। इसका कार्य क्या है? कैग ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना और अनियमितताओं का पता लगाना। कैग पीएससी के लिए मित्र और दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। विभागीय समिति, 24 समितियां हैं विभागीय समिति। मुख्य देखते हैं लोकसभा के नियम समितियों की सिफारिश पर 1993 2004 में ऐसी 7 और समितियां गठित की गई, जिससे उनकी संख्या 17 हो गई। 17 से बढ़कर कितनी हो गई? 24 हो गई। राज्यसभा के तहत 8 और लोकसभा के तहत 16 की गई। इसके संरचना में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामित सदस्य भी होते हैं। इसका कार्यकाल, प्रत्येक अस्थायी समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से मात्र 1 वर्ष का होता है। कार्य क्या है? विधेयकों, अनुदानों की मांगों तथा उन्हें सुझाए गए अन्य मामलों की जांच करना होता है। अब देखो अन्य समितियों में आएगा लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के पीठासीन अधिकारियों वाली समितियां, जिसमें नियम समिति है। सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामले में विचार करती है तथा सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन या परिवर्धन की सिफारिश करती है। व्यापार सलाहकार समिति और सामान्य प्रायोजन समिति। अब देखो आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको देखना, डेप्थ है। जितना आर्टिकल है सब एक बार रट जाना, याद कर लेना, और ऐसा ही आगे भी हम आपके साथ वीडियो में बने रहेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू।